जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका हिंदी का पेपर था, बोर्ड का हिंदी का पेपर था, इसलिए हम आप लोगों के लिए 302 सेट नंबर आप लोग अपना अपना मैच कर लेंगे। 302 डीजे है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर की बताई जाएंगी, तो आप लोग अपना अपना सा जल्दी सा जो आपका पेपर है उसे आप लोग मैच कर लेंगे, आपके कितने क्या सही हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपना अपना सेट को जरूर मैच कर लेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो परीक्षा में एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा पहला एमसीक्यू कह रहा है कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विदा है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा होगा उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत की एकता से। क्या होगा? भारत की एकता से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा आलोचना साहित्य कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर हमारा इसका सटीक आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इंडिया कह रहा है इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का खा सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वीणा। क्या होगा? वीणा यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा नागा अर्जुन। क्या होगा? नागा अर्जुन यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का प्रयोगवादी कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा मुक्ति बोध। कौन होगा? मुक्ति बोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मैथिली, सॉरी जो क्या होगा भारत भारती। क्या होगा? भारत भारती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है और हमारे इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होगा कि हमारे किस पार्ट से लिया गया है। ये हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है, जिसके हमारे लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी लेखक हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी लेखक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रॉबर्ट नर्सिंग होम हमारा पार्ट का नाम हो गया, लेखक का नाम हमारे क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हमारे लेखक का नाम हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र हैं। तो यहाँ पर आप इतना ही लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ आपको लाइनिंग दिख रही थी इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर गा गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा गद्यांश का उद्देश्य क्या है वो आप जब आप यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक उद्देश्य यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर उद्देश्य होगा वो यहाँ पर आपको इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। इसके बाद घा वाला कह रहा है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा यह दीपक की ज्योत है जो मतलब कि जागरूकता की ज्योति। क्या हो जाएगा? जागरूकता की ज्योति जो होती है वो विश्व की सर्वोत्तम ज्योति मानी जाती है। ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है। तो यहाँ पर आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। इसका भी आंसर आप लोगों को देखो यहाँ पर लिखा है यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यह जो कितनी अधिक बूढ़ी है, जो अपना उतना उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। तो यहाँ पर आप इसका जो वर्णन किया गया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको उसका सटीकता से आंसर मिल जाएगा। इसके बाद
हमारा जो अथवा में दिया गया है, अथवा में इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसे मैंने वीडियो में बता भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया वही यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट जो आपके वीडियो सोल्यूशन होंगे वो आपको इसी चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पर अपने नेक्स्ट जो पेपर हैं वो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेपर आप लोग इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। इस पर सभी लोग अपने अपने पेपर भेज देंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा किस पार्ट से लिया गया। ये हमारा पार्ट से लिया गया है भाषा और आधुनिकता नामक पार्ट से लिया गया है। इसके हमारे लेखक कौन है? इसके हमारे लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पाठ का नाम क्या कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखें। तो आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखांकित अंश दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। तो ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? ताकि हमारी हिंदी जो भाषा है उसमें नया नया सुधार होता रहे। क्यों क्या होता रहे? सुधार होता रहे, इसीलिए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या होता है? तो क्या होता है? भाषा होता है। क्या होता है? भाषा। क्या लिखेंगे? भाषा, ठीक है। इसके बाद गिंगा कह रहा है किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिए गए इसका आपको आंसर देना होगा। मतलब कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये हमारा गीत नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? गीत। और इसके हमारे लेखक कौन है? इसके हमारे लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर इतना ही काम हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरणगुप्त जी हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। घा वाला कह रहे कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है? इंग्या वाला का नयन और कमल शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखना है। नयन आंख हो जाएगा, कमल पुष्प। तो यहाँ पर दोनों की पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा कारा थी संस्कृति विगत भीति। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है बापू के प्रति। किस पाठ से लिया गया है? बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे स्मितानंदन पंत जी हैं। कौन है? स्मितानंदन पंत जी हैं। कौन लेखक हैं? स्मितानंदन पंत जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें हैं? और खा वाला यहाँ पर कह रहा है कि जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने से कौन आया? तो दिंग्या वाला कह रहा है कि नर्ततम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद घा वाला कह रहा है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। दिंग्या वाला कह रहा है कविता का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ आपको हम बता चुके हैं पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है बापू के प्रति और कवि का नाम क्या है? स्मितानंदन पंत। ये आपको सारा कुछ हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम आपको 80 शब्द में लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस लेखक पर जीवन परिचय लिखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस लेखक पर जीवन परिचय लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 दी गई। कितनी दी गई है? 80। तो यहाँ पर आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो आप लोगों ने एक पर यहाँ पर लिखा होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस लेखक पर यहाँ पर आपने साहित्यिक परिचय लिखा है। इसके बाद ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में यहाँ पर दिया गया है लाठी सारांश का अपने शब्दों में लिखिए। लाठी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 लिखनी है। मतलब कि आपको लगभग 1.5 पेज का आंसर लिखना था, तो आपने 1.5 पेज का आंसर लिखकर आए होंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो यहाँ पर आपको किसी एक शब्द का उत्तर देना है। तो आप लोगों ने एक शब्द का मतलब कि एक खंड काव्य का आपको उत्तर देना होगा। जो आप जिस भी जिले से होंगे तो आप अपने जिले वाइज यहाँ पर खंड काव्य को देख लेंगे कि हमारा जिला क्या है और मुझे क्या खंड काव्य करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। आपको दो में से किसी एक का ही करना था, तो आपने दो में से किसी का एक कर दिया होगा। काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस वाले का पाठ का क्या नाम है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद करना है। इसका आप दो में से किसी एक का संदर्भ लिखना है और साथ साथ में आपको इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो किसी एक का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, किसी एक का आपको यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर किसी एक का कहना अपने अपने ढपली बजाना राग। तो यहाँ पर क्या होगा, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबका अपने मन के अनुसार चलना। तो क्या होगा, अपनी ढपली अपना राग क्या होगा, सबका अपने मन के अनुसार चलना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सबका अपने मन के अनुसार चलना। इसके बाद गा कह रहा है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। मतलब कि जो समझई उनके कुछ होई दोष नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा लिख देना है। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। क्या लिखेंगे, पुरानी बातों पर चलना। लोहे के चने चबाना, कठिन संघर्ष करना या कठिन कोई काम करना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो गद्यांश दिया गया है इसको आपको पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत मतलब कि फ्रीडम भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार से किया गया। यहाँ पर आपको देखिए आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर इसका आंसर आपको दिया गया है, सरकार ने उन्हें पैसे से तौलना चाहा। तो यहाँ पर यह आपको मिल जाएगा। पूर्व मंत्री ने पूरा आपको यहाँ पर आंसर भेंट कितने रुपए दिए, 51,000 रुपया उनको भेंट में सम्मान में दिए। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का क्या लक्ष्य था। तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लक्ष्य था, ताकि हमारे जो देश को मतलब कि अंग्रेज वगैरह लोग देश को यहाँ पर स्वाधीनता थी मतलब कि उनको अलग करने के लिए हमारे स्वाधीनता संग्राम का लक्ष्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि दुर्गा को सम्मान में जो भेंट दिया गया उसे किस प्रयोग हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया गया इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द युग्म चुनकर आपको यहाँ पर चयन करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखें। यहाँ पर पहला कह रहा है सूर और सूर। तो यहाँ पर क्या होगा, बहादुर और निशाचर। क्या होगा, बहादुर और निशाचर। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, भवन और भुवन। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर होगा, घर और संसार। क्या होगा, घर और, यानी कि सा वाला यहाँ पर हमारा क्या होगा, सा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, घर और संसार। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको यहाँ पर दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है, दो अर्थ, किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ यहाँ पर लिखने होंगे। इसके बाद यहाँ पर गा वाला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करें जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। क्या हो जाएगा, अद्वितीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कह रहा है जो सब कुछ जानता हो। तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध कर लिखना है। यहाँ पर कह रहा है कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया। मतलब क्या लिखें, मेरा बड़ा भाई आज आ गया। तो ये ऐसा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि राधा ने पत्र पढ़ी। तो क्या लिखें, राधा ने पत्र पढ़ा। ठीक है, मेरे को फल ले आओ, यानी कि हमें फल चाहिए, मेरे को फल ले आओ। तो लिखो हमें फल ले आओ।
इसके बाद उपरोक्त कथन में सही है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का श्रृंगार रस व शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। इसके बाद खा कह रहा है अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का लक्षण और सो उदाहरण लिखना होगा। गा वाला यहाँ पर कह रहा है कि दोहा छंद व चौपाई छंद का लक्षण और एग्जाम्पल लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अपनी गली मोहल्ले की नलियों में समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। अथवा मैं कह रहा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 द लास्ट क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको जितने नेक्स्ट पेपर होंगे आपको इसी पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा। 9 नंबर का निबंध है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर निबंध लिखा है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।